नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि श्रृंखला की आज की कड़ी में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, आज की क्लास में अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों पहले प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी RIDF के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये ग्रामीण जो उद्योग होते हैं वो RIDF के अंतर्गत नहीं आते हैं। ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड की जो स्थापना की गई थी वो 1995 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निर्गमन के लिए फंड की व्यवस्था करना, जिससे वे ग्रामीण अवस्थाना परियोजना को पूरा कर सके। अगला प्रश्न है, JNNURM का संबंध इनमें से किस में सुधार करने से है। तो ये शहरी अधोसंरचना जो है उसमें सुधार करने से है। क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। ठीक है, JNNURM का फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। दिसंबर 2005 में इसका प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था भारत के कुछ चुने हुए शहरों में विकास को गति प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये जी टिनबर्गन ने किया था। छाया कीमतों की अवधारणा सर्वप्रथम 1979 में डच अर्थशास्त्री टिबार्गिन ने दी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है। तो वित्त मंत्रालय इसके लिए उत्तरदायी होता है। बजट एवं आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है और यह देश की आर्थिक पृष्ठभूमि की एक संक्षिप्त तस्वीर को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये फूलपुर में स्थित है। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना ईएको है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के फूलपुर में अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्या है? तो कृषि निर्यात का संवर्धन करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। इनमें से कौन सी बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति है। तो मल्होत्रा समिति का जो संबंध है वो बीमा क्षेत्र में सुधार से है। गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता की समस्या से है। राम जानकी रमन समिति का संबंध जो है वो शेयर घोटाले की जांच से है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो ये वित्त मंत्रालय अधिकृत है इसके लिए। 1 रुपए का नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है और इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी जो नोट होते हैं उनका निर्गमन RBI यानी रिजर्व बैंक करता है। अगला प्रश्न है, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया है। तो ये 1994 से घोषित किया गया है। मार्च 1993 में बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने व्यापार खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की है। चालू खाते में मुख्य रूप से आयात निर्यात तथा अदृश्य व्यापार आते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश आर्थिक एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का सदस्य नहीं है। तो ये कंबोडिया जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क जो है इसकी स्थापना 1985 में ढाका में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है और इसमें मुख्य रूप से 8 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये पौधा उत्पादन को नहीं किया गया है। 7 बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं। कौन कौन से? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। ये सभी बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पौधा उत्पादन ये भौगोलिक संपदा के अंतर्गत नहीं आता है।
अगला प्रश्न है डंकन का नाम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये गैट से संबंधित है। आर्थर डंकन गैट के अध्यक्ष थे। इन्हीं की अगुवाई में डंकन ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया है और विश्व व्यापार संगठन की नींव डाली गई। अगला प्रश्न है इनमें से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो ये पायरोमीटर को 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग अति उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है और इसकी सहायता से अत्यंत दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को भी मापा जाता है। अगला प्रश्न है जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है। किस तरह से कार्य करता है? तो ये अवतल लेंस जैसा कार्य करता है। दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। टेलीविज़न प्रसारण में श्रव्य संकेत को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है कौन सी है? तो ये आवृत्ति आरोपण तकनीकी को प्रयोग किया जाता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक हैं कौन से? आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर और कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर के संसूचित करने के लिए किया जाता है। और ये कोबाल्ट 60 आप जरूर याद रखिए, कोबाल्ट 60 को कैंसर के लिए प्रयोग करते हैं। इन विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो ये विटामिन B6 होता है। विटामिन B6 की अगर कमी है तो आप कोई स्वप्न अगर रात में देखते हैं तो आप सुबह उसे बहुत जल्दी भूल जाएंगे, और अगर आपके अंदर विटामिन B6 भरपूर मात्रा में है तो आप स्वप्न को काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकेंगे। विटामिन B6 का वास्तविक नाम पैराडॉक्सिन होता है और विटामिन B6 का मुख्य स्रोत क्या होता है? मांस, मछली, अंडा व डेयरी उत्पाद। ठीक है। अगला प्रश्न है जोन्स सॉल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो ये पोलियो के टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। पोलियो का प्रभाव केंद्रीय नाड़ियों पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं इससे नष्ट हो जाती हैं। ये प्रायः बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन वर्तमान में भारत पोलियो से मुक्त हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। इनमें से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो ये विटामिन B12 जो होता है इसे साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबाल्मिन होता है और ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी जो इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है और ये रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं इस विटामिन के वो सी फूड होते हैं, जैसे सी फूड हो गया, कच्चा केला हो गया, इस तरह के जो फूड होते हैं उसमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपीज है। ये अस्थि कहाँ की होती है? तो ये कान में पाई जाती है। स्टेपीज ये मानव शरीर की सबसे छोटी है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या 20 है, याद रखिएगा। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के रूप में स्वायत्त संस्थान का इसे दर्जा भी मिल गया है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो मार्फिन जो होता है वो चाय में नहीं पाया जाता है। मार्फिन अफीम से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की समस्याओं के निदान में भी किया जाता है, याद रखिएगा। ये एक प्रकार का ड्रग होता है। सरसों के बीज में अपमिश्रित के रूप में सामान्यतः इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी चीज प्रयोग में लाई जाती है? तो ये अर्जीमोन के जो बीज होते हैं, बीज नहीं है बीज होते हैं, ये सरसों के बीज में अपमिश्रित किए जाते हैं, याद रखिएगा। मसालों का बागान कहाँ का राज्य कहा है? मतलब किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश बन गया है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात और उसके बाद कर्नाटक, लेकिन इसका नाम पड़ गया है मसालों का बागान। आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि मसालों का व्यापार करने के लिए वास्को डी गामा आया था भारत और उसे कितना ज़्यादा मुनाफा हुआ था कि फिर इससे उसके बाद बहुत सी कंपनियां भारत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और भारत में मसालों का, वस्त्र का कितने व्यापार होते रहे, लेकिन मसाला उसमें से मेन था। तो केरल
उस समय मसालों के लिए फेमस था और उसी समय इसे मसालों का बागान नाम दिया गया। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में एमपी सबसे आगे है, उसके बाद राजस्थान, गुजरात और कर्नाटका। इन चारों राज्यों को आप याद कर लीजिए, 4 नहीं तो 3 तो याद ही कर लीजिए, 3 तो शायद मिलान के लिए आ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल इनमें से किसी एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये धान को किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों के अलावा शैवाल तथा जीवाणु की कुछ प्रजातियां वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मृदा तथा पौधों को प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है, तो जो करंज है इसे हरित ईंधन का स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें औषधि गुण भी पाए जाते हैं, जैसे गंजेपन की समस्या हो, आंखों की दिक्कत हो, दांतों के रोग हो, पेट की बीमारी आदि रोगों में करंज से लाभ मिलता है, यानी करंज को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो ये डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीकी की खोज सर एलेक्स जेफरी ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा, कभी कभी खोजकर्ता भी पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों ये थे अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, तो ये लाइकेन है। जहाँ पर लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल्स दोनों से मिलके बनता है और ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायक होते हैं। ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का काम करते हैं। जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है वहाँ लाइकेन मृत हो जाते हैं, इसलिए पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, ढोला लोकगीत प्रसिद्ध है कहाँ, आगरा और मेरठ में। उत्तर प्रदेश में ढोला व रागनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में है। इस लोकगीत में कहानी के माध्यम से ढोला एवं मारू के चरित्र का वर्णन किया जाता है और ये राजस्थान में भी बहुत प्रसिद्ध है, ढोला मारू रादूहा, याद रखिएगा। दोस्तों ये थी आज की क्लास हमारी, इतने ही प्रश्नों को आज की श्रृंखला में शामिल किया गया है। कल की श्रृंखला में हम और प्रश्नों को लेकर आएंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।